कल हमने प्रेगनेंसी की एक खुजली के बारे में बात किया था जिसका नाम था एटोपिक इरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इचिंग इन प्रेगनेंसी है। इस वीडियो में हम लोग जो सेकंड मोस्ट कॉमन बोला जाता है प्रेगनेंसी की खुजली को पॉलीमॉर्फिक इरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी, या इसी को दूसरा नाम दिया जाता है प्रोराइटिक अर्टिकेरियल पैप्यूल्स एंड प्लाक्स ऑफ प्रेगनेंसी, PUPPP। इसी को टॉक्सिक इचिंग प्रेगनेंसी का भी बोला जाता है, टॉक्सिक रैश भी बोला जाता है। तो ये जो परेशानी होती है ये भी काफ़ी प्रेगनेंसीज में देखने को मिलती है। तो इस परेशानी में क्या होता है कि छोटे छोटे रैसेज आ जाते हैं, खुजली वाले दाने और खुजली वाले पैचेज जो स्ट्रेच मार्क होते हैं पेट पे, उसके अलोंग, जो स्ट्रेच मार्क है उसके अलोंग रैसेज आ जाते हैं। लेकिन ये रैसेज जो नाभि है उसके पास की स्किन को नहीं इन्वॉल्व करती है। तो ये जो होता है एक कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होता है। एक दूसरा खुजली होता है प्रेगनेंसी का जो कि पेम्फिगॉइड जेस्टेशनस बोला जाता है उसको। तो उसमें जो होता है पेरी अम्बलाइकल एरिया जो होता है वो इन्वॉल्व हो जाता है, नाभि के पास की स्किन इन्वॉल्व हो जाती है। तो इसमें जो होता है नाभि के पास की स्किन छूट जाती है और ये रैश बहुत तेज़ी से 24 घंटे 48 घंटे 2 से 3 दिन में ये हाथ की और पैर की स्किन पर भी चला जाता है। लेकिन हथेली और तलवे और चेहरे का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता है। इसमें जो निशान होते हैं वो तेज़ी से रूप बदल सकते हैं। पहले छोटे खुजली वाले दाने हो सकते हैं, फिर वो अर्टिकेरियल लीजन में कन्वर्ट हो सकते हैं। ऐसा लगेगा कि चींटी काटा हो, जैसे ददोरा होते हैं, कुछ लोग उसको जुलपुत टाइप का टर्म यूज करते हैं गांव में। तो उस तरह के एडिमेटस लीजन पैदा होते हैं जिसे बोला जाता है अर्टिकेरियल, मेडिकल टर्म में उसे बोला जाता है अर्टिकेरियल रैश। और वो रैश फर्दर कन्वर्ट हो सकते हैं पॉलीसाइक्लिक लीजन में या टारगेटॉइड लीजन में। टारगेटॉइड मतलब कि एक लीजन है उसके सेंटर में भी एक लीजन है। तो इस तरह के रैश में भी ये कन्वर्ट हो सकता है। कभी कभी छोटे छोटे फफोले भी, ब्लिस्टर्स भी बन जाते हैं। तो चूंकि इसमें जो निशान का कैरेक्टर है वो मल्टीपल टाइप्स का है, जैसे छोटे दाने, बड़े दाने, एनुलर दाने, पॉलीसाइक्लिक दाने, टारगेटॉइड दाने, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया पॉलीमॉर्फिक। मतलब पॉली मतलब कई वैरायटी का, मॉर्फी मतलब कि मॉर्फोलॉजी, मतलब कई तरह के दाने, खुजली वाले दाने एक ही मरीज के अंदर देखने को भी मिल सकते हैं। तो ये जो दिक्कत होती है ये किनको होती है? तो ये थर्ड ट्राइमेस्टर में अधिकांश गर्भवती औरतों को होती है। तीसरा जो लास्ट ट्राइमेस्टर है, मतलब कि 8वां 9वां महीने का जो समय है उस दौरान, और विशेष करके जिसकी पहली प्रेगनेंसी हो, फर्स्ट प्रेगनेंसी, और यदि एक साथ ट्विन प्रेगनेंसी हो या फिर ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हो तो उनमें ज़्यादा देखने को मिली है। मतलब एक साथ 2 बच्चे हों या 3 बच्चे हों तो उस कंडीशन में ज़्यादा देखने को मिली है। इसके होने के पीछे का कारण क्या है? तो इसका होने के पीछे का कारण बहुत अच्छे से नहीं पता है। कुछ हाइपोथेसिस हैं, जिसमें ये एक हाइपोथेसिस है कि स्ट्रेच मार्क का जो कोलेजन होता है वो एंटीजन से एक्सपोज हो जाता है। जब प्रेगनेंसी ट्विन होती है या ट्रिपलेट होती है तो ज़्यादा एक्सपोज होता है। कुछ हाइपोथेसिस में ये है कि फीटल जो DNA है उसकी वजह से ट्रिगर होता है। लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ये थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, और जो एटोपिक इरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी हमने बात किया था वो फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अगली प्रेगनेंसी में इसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब पहली प्रेगनेंसी में हुआ लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में इसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये तब दोबारा या तिबारा वाली प्रेगनेंसी में होता है जब ट्विन प्रेगनेंसी हो या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हो। पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद कुछ मरीजों में देखा गया, तुरंत बाद, जैसे डिलीवरी हो गई उसके पहले या दूसरे वीक में अधिकतम कभी कभी ये निकलते हुए देखा गया है। साधारणतः इसका जो कोर्स होता है वो 4 हफ्ते का होता है, 4 से 6 हफ्ते का होता है। नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि इसकी डायग्नोसिस कैसे हो। इसकी जो डायग्नोसिस होती है मैक्सिमम केसेस में काफ़ी क्लियर होती है, डॉक्टर्स को परेशानी नहीं होती है। लेकिन कुछ केसेज में जिसमें छोटे छोटे छाले आ रहे होते हैं तो उनमें जो दूसरी एक जो कि ज़्यादा परेशानी वाली बीमारी है इसके तुलना में वो होती है पेम्फिगॉइड ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। प्रेगनेंसी में पेम्फिगॉइड होना, तो उसमें बड़े बड़े छाले होते हैं, तो उसी की वजह से कभी कभी कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर बायोप्सी की और कुछ और टेस्ट होते हैं उसकी सलाह देता है। बाकी केसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि इसके ट्रीटमेंट का। तो सबसे पहला ये समझना है कि ये एटोपिक इरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी की तरह ही ये भी एक साधारण खुजली वाली बीमारी है। मतलब ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। इसका माँ के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं है, बच्चे के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं है। तो पहली चीज़, इसकी वजह से किसी तरह का कोई तनाव या टेंशन नहीं लेना है कि ये कैसी इतनी बड़ी बड़ी खतरनाक रैसेज हो गए।
जब रैसेस ज़्यादा होते हैं तो उस समय खुजली ज़्यादा होती है तो सभी लोग अप्रीहेंशन, डर, घबराहट में आ जाते हैं कि ये कैसा रैश हो गया। तो पहली चीज़, इसमें कोई घबराने या परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका कोई मदर या बेबी पे कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। दूसरी चीज़, बाद में भी बच्चे पर किसी तरह का, पैदा होने के बाद भी बच्चे पर किसी तरह का इम्पैक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट जो है कि इसके ट्रीटमेंट में सिंपल दवाइयाँ जैसे कि आपकी इमोलिएंट्स लगाने वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो प्रेगनेंसी में सेफ एंटीहिस्टामिन्स हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है और उससे अधिकांश मरीजों में आराम मिल जाता है। कुछ पेशेंट्स में जिनमें प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो उनमें ओरल स्टेरॉइड्स भी देने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ओरल स्टेरॉइड्स का शॉर्ट कोर्स होता है, थोड़े समय के लिए होता है। इसी तरह से कुछ रिसर्च में ऑटोलोगस ब्लड इन्फ्यूज़न इंजेक्शन दिए गए खुद के ही ब्लड से, मरीज के ही ब्लड से, तो उससे भी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई। बहुत ही रेयर कंडीशन में ऐसा रिपोर्ट में है, रिसर्च में है कि एक पेशेंट की डिलीवरी कराने के बाद ही प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो वो रेयर है सिनेरियो। साथ ही आपको अपनी स्किन को कुछ बेसिक थिंग्स करने होंगे, जैसे लूज कपड़े पहनने, कुछ सिंपल एंटी एज सोल्यूशन भी लगा सकते हैं। तो ये जो परेशानी है, ये बहुत ही साधारण मेजर से ये परेशानी ठीक हो जाती है। दोबारा ये परेशानी अगली प्रेगनेंसी में होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस वजह से भी किसी तरह की कोई घबराने वाली बात नहीं है। थैंक यू।